हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम लेके आ चुके हैं आपके बीच में मॉडर्न फिजिक्स। हमने आपसे वादा किया था कि अगली क्लास हम मॉडर्न फिजिक्स की रखेंगे। तो चलिए मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, बना वक्त गमाए। तो शुरू करते हैं इसको जल्द ही। मॉडर्न फिजिक्स के हम 30 क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इसको लगभग हम बच्चों 15 मिनट के अंदर ख़त्म कर देंगे। और एकदम गारंटी से बोल रहा हूँ, आपको इतना ज़्यादा इफेक्टिव तरह से समझाऊंगा कि आपको एकदम भेजे में बैठ जाएगा। और जो बता रहा हूँ वो कर लेना बच्चों। मॉडर्न फिजिक्स यानी कि इसमें 4 चैप्टर मिला के आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट अपन अब स्लाइड्स लेके क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रकाश विद्युत प्रभाव किस अवधारणा का समर्थन करता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब क्या होता है? कोई ये प्लेट है, मानो इधर देखिए स्लाइड के ऊपर, जब भी कोई प्लेट है, प्लेट के ऊपर कोई हम लाइट डालते हैं तो लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इमिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं तो फिर ये क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन तो क्वेश्चन की पूछ रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किस अवधारणा का समर्थन करता है? प्रकाश प्रोटॉन स्वरूप नहीं, प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। प्रकाश तरंग स्वरूप, तरंग का भी कोई लेना देना नहीं। प्रकाश चुंबकीय स्वरूप नहीं बच्चों, प्रकाश का कण स्वरूप, कण स्वरूप यानी कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसका सही आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रकाश विद्युत प्रभाव में अवरोधन विभव किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर चला जाएगा अपन के लिए, जब ये इधर सेम वही है, प्लेट पे जब कोई इंडिकेट होगी लाइट, लाइट इंडिकेट होगी तो इससे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। तो इसके लिए एक नॉर्मल अपन को फॉर्मूला याद रखनी है, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। तो इसमें ई क्या है? ई है इलेक्ट्रॉन चार्ज, और एच एच है अपना प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एंड फाई है वर्क डाउन या वर्क फंक्शन, मतलब कार्य फलन बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो चलिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव में अवरोधन विभव के, तो प्रकाश की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। स्रोत से दूरी, डिस्टेंस से बेटा जी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और धातु का सतह का क्षेत्रफल भी देखिए इस फार्मूले में कहीं नहीं आ रहा है, फार्मूले से भी कोई मतलब क्षेत्रफल से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब और क्या बच रहा है? आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी बच्चों जरूर देखिए, इस क्वेश्चन में आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी भी पड़ता है। अगर इसमें ऐसा दे सकता है कि वी म्यू नॉट और फाई और फ्रीक्वेंसी, और फोर्थ ऑप्शन देता है कि उपरोक्त सभी इनके ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज चला जाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर चला जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फाई का क्या है? फाई का निकालना है ऐसा ही मात्रक। निकालना मतलब क्या है? होता है वही पूछ रहा है। तो फाई का ऐसा ही मात्रक होता है जूल बच्चों। ये कार्य ही है, कार्य की तरह ही है, तो इसका फाई का आंसर चला जाएगा जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य किससे संबंधित है? डी ब्रोगली साहब ने जो अपना एक निकाला था वेवलेंथ, तो वो किससे संबंधित है? वेवलेंथ का फॉर्मूला उन्होंने दिया था, लैम्बडा इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट बाई पी। ठीक है, पी इसमें मोमेंटम, पी इज इक्वल टू एम वी वाला मोमेंटम, पी जिसको हिंदी में बोलते हैं संवेग। मास है और इधर वेग है। वेग किसी कण का हो सकता है और मास किसी कण का हो सकता है। कण में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी है, सारे न्यूट्रॉन है, परमाणु है, अणु है, जो भी है सब के लिए वैल्यूबल है। सही, ठीक है। तो इसमें अब पूछ क्या रहा है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉन्स, केवल एक इलेक्ट्रॉन से नहीं बच्चों। इसमें अब देखिए पी के अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन नहीं, ये देखिए इधर इलेक्ट्रॉन आएगा, प्रोटॉन भी आ सकता है। तो केवल फोटोन से नहीं, केवल फोटोन से भी नहीं चला जाएगा। केवल गतिमान कणों से नहीं, ये तो सभी गतिमान कणों से। हाँ, सभी गतिमान कणों से। गतिमान से क्या मतलब है? ये इधर वी देखिए, मोमेंटम के अंदर वी आ रहा है, वी मतलब गतिमान। सभी कणों से भी गलत जाएगा, लेकिन इसमें क्या लिख रहा है? सभी गतिमान कणों से। हाँ, तब सही जाएगा, क्योंकि इसमें वी लेना है अपन को, मोमेंटम को क्रिएट करना है। मोमेंटम को क्रिएट कर तब कर पाएंगे जब पार्टिकल क्या होगा? पार्टिकल मूविंग होगा। तो चलिए इसका आंसर जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। वही है, सेम क्वेश्चन है बच्चों। यदि किसी कण का संवेग बढ़ता है तो उसकी डी ब्रोगली तरंग। तो अब ये फॉर्मूला लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी। अगर संवेग बढ़ गया तो मेरे को आप बताओ ये बढ़ेगा या घटेगा? तो घटेगा, तो आंसर चला जाएगा ये। ठीक है, और इधर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना बच्चों, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत करके इन स्लाइड को आपके लिए तैयार करता हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, और आपके बाद में याद करने में बड़ी आपको सफलता मिलेगी बच्चों। बहुत अच्छी चीज़ें ये हर किसी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं देखने को मिलेगी। केवल एक ही आपका ओजी प्लेटफॉर्म है जो हमारे और आपके बीच में आज तक भी टिका हुआ है, और आपके लिए बहुत शानदार सी चीज़ें
क्रिएट करने का एक एक्सपेंसिव और अट्रैक्टिव चीज़ आपके लिए लाए हैं, और बड़े ही एक्सपर्ट टीचर हैं इसमें, और आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए अपन वापस अपनी क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ बेटा, 6 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? सीमा आवर्ती, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यूनतम आवृत्ति होती है जो आवश्यक होती है। थ्रेशोल्ड अब होते क्या है पहले दिए समझो। थ्रेशोल्ड यानी कि म्यू है, जो म्यू नॉट इसमें कम होगा तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, ठीक है। अगर जो म्यू अपन ने डाला है और म्यू नॉट के बराबर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिट होगा, ठीक है बच्चों। अब म्यू जो अपन ने डाला है वो म्यू नॉट जो उसका प्लेट का था उससे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन बेटा बहुत ज़्यादा इमिट होंगे। तब क्या बात कर रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि सीमा आवर्ती आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसमें धातु सतह से प्रकाश। तो ये थ्रेशोल्ड यहाँ वी म्यू नॉट बराबर म्यू, यहाँ से अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या चला जाएगा, इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए इसका बी आंसर सही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बड़े ही गौर से देखना। बोर मॉडल के अनुसार कोणीय संवेग, बोर साहब ने जो मॉडल दिया था उसके अनुसार अपन को क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है देखिए, उसकी फॉर्मूला देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम को एल से एम बी आर इज इक्वल टू, इसको भी हम बराबर में रख सकते हैं, एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। आपस में तीनों बराबर है। इसमें एम क्या है, मास है, वी क्या है, वेलोसिटी, आर क्या है, रेडियस है इसकी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, बोर मॉडल के अनुसार कोणीय संवेग होता है सतत, कांस्टेंट नहीं होता है बच्चों। कोणीय संवेग नॉट अ कंटिन्यूस, इन्फिनिट यानी कि अनंत नहीं, अनंत भी नहीं होता है बच्चों, और शून्य भी नहीं होता है, क्वांटित होता है। हाँ सही है, क्वांटिनाइज। तो इसका आंसर चीज चला जाएगा। इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम किस अवस्था में होती है। तो ये हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन वाला वो बताया गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो अब किस अवस्था में होती है, तो उसके लिए अपन को मूल अवस्था जाना है, मूल अवस्था चेक करनी। इधर इस टेबल में अपन मूल अवस्था चेक करेंगे, उसमें भी नहीं है। चलिए प्रथम उत्तेजित अवस्था, उसमें भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे जा रहे हैं तो बढ़ती जा रही है। आप देखिए माइनस में कम होना वो बढ़ता है, ठीक है, और माइनस में कम होना बढ़ता है, और माइनस में ज़्यादा होना वो घटता है, ठीक है। तो अब देखिए अनंत कक्षा, हाँ सही है, क्योंकि अब जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ रही है, एन की वैल्यू बढ़ रही है, तो अपन का क्या हो रहा है, अधिकतम मतलब वो एनर्जी भी बढ़ रही है, ठीक है बच्चों। तो स्लाइड नेक्स्ट, और इसका आंसर चला जाएगा इन्फिनिट, ठीक है। क्यों, अगर इसमें इन्फिनिट की जगह फोर्थ ऑर्बिट होता ना तो आंसर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एन की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोर की कक्षा की त्रिज्या निम्नलिखित में किसके समानुपाती होती है। तो बोर की कक्षा की त्रिज्या का फॉर्मूला आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट, ठीक है। ये बोर की कक्षा की त्रिज्या का है, और ये है जहाँ पे अपन को एक एक्सटर्नल नॉलेज ये रखना है, ए नॉट का मान होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है बच्चों। आप मेरे को कमेंट करके ये ज़रूर बताना एक एंगस्ट्रॉम का कितनी वैल्यू होती है मीटर में, ये आप कमेंट जरूर करना। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, एंगस्ट्रॉम। तो अब ए नॉट तो हो गया कांस्टेंट, तो आर एन समानुपाती एन स्क्वायर। तो अब ये किसके समानुपाती होता है, एन स्क्वायर के, ना कि एन के, और ना एन 1/n, और रूट एन भी गलत जाएगा। तो इसका आंसर चला जाएगा बी, ठीक है बच्चों। बच्चों जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा बच्चों ऐसी चीज़ें। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपन गैलरी में रखिए, और जहाँ जहाँ तक संभव हो सके तो अपने स्टडी रूम के अंदर चिपका दीजिए इस चीज़ को, क्योंकि ये आपको हर जगह बेटा जी, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, हर जगह आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। इतना जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ये हेल्पफुल रहेगा। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के वर्णक्रमीय रेखाएं निम्न कारण से उत्पन्न होती है। तो अब स्पेक्ट्रल लाइन्स हमने अपन देखने हैं, प्रोटॉन की गति नहीं बच्चों, प्रोटॉन की गति नहीं रहती, उसमें न्यूट्रॉन का कंपन भी नहीं रहता, न्यूक्लियर फिजन भी नहीं रहता। तो अब लास्ट में आंसर क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशंस, ठीक है।
तो अब इलेक्ट्रॉन संक्रमण की वजह से क्या रहता है, स्पेक्ट्रल लाइन बनती है। जो स्पेक्ट्रल लाइन है ना, लायमैन, बामर, पाचन, ब्रैकेट, फोल्ड, वो सारी, ठीक है। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, आगे दृश्य वर्णक्रम अब हम पढ़ेंगे अगली क्लासों में, जब अपन पूरी बड़ी बड़ी क्लासें लेंगे बच्चों। अभी तो हम क्या है कि RSS-CET वाला का एग्ज़ाम है, तो उनके चक्कर में उनको बढ़िया से एकदम शानदार इनकी इम्पोर्टेंट जो बच्चों यहाँ स्लाइड पे क्वेश्चन आ गए, मतलब उससे रिलेटेड ही आएंगे बच्चों। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ ना, ये आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा ये क्वेश्चन सेम आएगा, ये नहीं कह रहा, इससे रिलेटेड ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बच्चों। ये तो आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था की ऊर्जा। तो मूल अवस्था की ऊर्जा अपन ने पहले भी बात की थी। हाइड्रोजन परमाणु यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन वाली सेम रहेगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो अभी आपको सारी एनर्जी याद कर लेनी है, ठीक है। अनंत में जाते जाते एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, बड़ा ही इम्पोर्टेंट था ये आपके लिए, इसका आंसर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हर किसी को लगता है कि सिंपल है, लेकिन बच्चों आपके वहाँ एग्जाम में जाके क्या होगा, आप इस क्वेश्चन को भूल जाओगे। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आप आंसर क्या दे रहे हो, खुद को पता नहीं चलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आप थ्योरेटिकल समझ के छोड़ें नहीं। ये चैप्टर हो सकता है आपको लग सकता है कि थ्योरेटिकल है, बाद में पढ़ लूँगा सर, वो कर लूँगा, नहीं ऐसा ना करें। क्योंकि ये चैप्टर आपको 2 से 3 न्यूक्लियर है ना, जो न्यूक्लियर 2 से 3 क्वेश्चन आपको हमेशा से हर कोई फील्ड में दे के जाएगा, ठीक है। चाहे आप UPC नेट कर रहे हो, चाहे आप पैरामेडिकल कर रहे हो, चाहे आप नर्सिंग एंट्रेंस कर रहे हो, चाहे आप नीट एंट्रेंस कर रहे हो, ठीक है। और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स है बेटा, जिसमें नेवी है, जिसमें सब कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूड है। तो वो सब मिला के ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अब आप देखिए, आप PYQ उठा के देख लीजिए, इस प्रकार से न्यूक्लियर के अंदर क्वेश्चन इस प्रकार से ज़्यादा आ रहे हैं, ना कि वो चैन वालों का बेटा ट्रेंड पता नहीं क्यों ख़त्म कर दिया इन्होंने, ये क्वेश्चन ज़्यादा दे रहे हैं अब, ठीक है। तो अब चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, रेडियो एक्टिविटी इज, मतलब रेडियो एक्टिविटी क्या है। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, रासायनिक क्रिया नहीं बच्चों, रासायनिक है, यांत्रिक है, तापीय है, थर्मल है, ऐसे कुछ नहीं होता है। उसमें क्या होता है, नाभिक है, न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, एक अस्थिर नाभिक होता है जो विकिरण उत्सर्जित करता है, जैसे अल्फा हो गई, बीटा हो गई, गामा हो गई, डेल्टा हो गई, ऐसे कुछ, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या चला जाएगा, न्यूक्लियर प्रोसेस। अगली क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों। इसमें बच्चों सिंपल सा फंडा ये लगाना आपको कि आपको ये जो हाफ लाइफ है ना, हाफ लाइफ का ग्राफ, इसको आपको जहन में बिठाना है बच्चों। ग्राफ इसमें जो समझ गया बच्चा, वो बच्चा हमेशा आगे निकलता है। मैंने देखा है कि इस ग्राफ का प्रोसेस, ग्राफ की जो माइंड लैंग्वेज है वो समझ जाओ, तो आपको क्वेश्चन, हर कोई क्वेश्चन पेन लेके सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि अपन साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा उसकी टेबल बनाते हैं ना ट्रायंगल, तो वो टेबल अपन को अब कैसे मुंह जुबान याद होगी, वैसे इस ग्राफ को एक बार देखते आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन वहाँ से वैसे होगा। टी आपकी फॉर्मूली कैसी है, टी आपकी फॉर्मूली है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई लेमड़ा। लेमड़ा क्या है, इसमें वेव लेंथ है बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी रेडियोधर्मी तत्व का अर्धआयु निम्न में से किस पे निर्भर करता है। तो इसमें तापमान कहीं आ रहा है, नहीं बच्चों तापमान भी नहीं आ रहा है। प्रेशर कहीं आ रहा है, नहीं बच्चों प्रेशर भी कहीं नहीं आ रहा है। पदार्थ की मात्रा यानी कि क्वांटिटी अपन को कहीं दिख रही है, क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं दिख रही है ना। फिर क्या दिख, लास्ट ऑप्शन क्या बताया, नाभिक की प्रकृति। हाँ ठीक है बच्चों, नाभिक की प्रकृति इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि नाभिक अगर ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो उसमें टाइम कम लगेगा, ठीक है। अगर कम रिएक्टिव होगा तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये फिर इसका आंसर चला जाएगा कि नेचर ऑफ न्यूक्लियाइज, किसमें, रेडियो एक्टिविटी की अर्धआयु, ठीक है बच्चों। बाकी का ये जो मैं आपके स्लाइड लेके आ रहा हूँ ना पास में, इस स्लाइड को आप गौर से ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, चैन क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, ये मैंने बात आपको बताई वो सही थी, लेकिन चैन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आना ख़त्म हो गए, ये बात गलत है। क्योंकि इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं पिछले कई सालों में।
अल्फ़ा 6 यानी कि अल्फ़ा डीके के दौरान परमाणु क्रमांक कितने से घटता है। तो अब अल्फ़ा का अपन को क्या करना है, अल्फ़ा का डीके करना है। तो अल्फ़ा डीके करना है तो जैसे कि ये अपन सिंबॉलिक ले लेते हैं, जेड इसका क्या ले लिया, जेड ले लिया परमाणु क्रमांक और परमाणु भार ले लिया ए से। तो अब अल्फ़ा से निकालेंगे तो ए में से 4 निकल जाएगा अल्फ़ा के लिए और जेड में से 2 निकल जाएगा। अब ये पूछ क्या रहा है, परमाणु क्रमांक कितने से घटेगा। परमाणु क्रमांक ये रहता है जब अल्फ़ा निकल गया परमाणु क्रमांक 2 से घट जाएगा, तो बी आंसर इसका चला जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, गामा किरणें क्या है। गामा किरणें क्या है, उसके लिए अपन को सिंपली क्या करना है, जो एक्साइटेड न्यूक्लियाई रहते हैं, जो एक्साइटेड न्यूक्लियाई होते हैं वो जाके किस में कन्वर्ट होते हैं, लो एनर्जी स्टेट वाली। तो लो एनर्जी स्टेट में जब कन्वर्ट होंगे तो उसमें से क्या निकलेगी, एक वेव निकलेगी। उस वेव को हम क्या कहते हैं, वेव है जो गामा के स्वरूप में निकलती है। तो गामा के स्वरूप में जो वेव निकलेगी उसे हम क्या बोलते थे, गामा रेज। ठीक है, तो अब आंसर क्वेश्चन पे आते हैं, गामा किरणें क्या है। गामा किरणें क्या है, आवेशित कण है। नहीं बच्चों, कण नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, मतलब कण भी नहीं है। ठीक है, तो बात क्या है, बात पीछे बची विद्युत चुंबकीय तरंग है। हाँ बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जरूर है। गामा के एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, सी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, इसमें आप देख लो क्या बोल रहा है, नाभिक की बंधन ऊर्जा किसके कारण होती है। बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस की फॉर्मूली ई बी इज इक्वल टू डेल्टा एम यानी कि टोटल एम मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। ठीक है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मेरे प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे स्पीड ऑफ लाइट कितनी रहती है। और डेल्टा एम क्या है, मास डिफेक्ट यानी कि द्रव्यमान कितना निकल गया है, द्रव्यमान दोष कितना हुआ इस चीज़ों में। ठीक है, ठीक है बच्चों, अभी क्या पूछ रहे हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा किसके कारण होती है, किसके कारण होती है। इलेक्ट्रॉन स्पिन कहीं इसमें दिख रहा है अपन को, प्लस हाफ या माइनस हाफ कहीं भी दिख रहा है अपन को, इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं। आवेश तटस्थता इनकी चार्ज न्यूट्रलिटी, मतलब चार्ज भी कोई न्यूट्रलिटी दिख रही है इस फॉर्मूले में, नहीं बच्चों नहीं दिख रही। और क्या है, आयनाइज मतलब आयन भी कोई आयनन भी नहीं हो रहा है किसी चीज़ का, तो क्या हो रहा है, मास डिफेक्ट। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, ए। आप इसको पहले से ही एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है बच्चों। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है नाभिक की संलयन इनकी न्यूक्लियर फ्यूजन किस में होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन इनकी अपन को जैसे कि 3 से 4 मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं बच्चों। उसमें क्या है, एटम्स हो गए, न्यूक्लियस हो गई, एटम्स न्यूक्लियस के रहते हैं, तो न्यूक्लियस होगी उनका फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न होके और फिर कोई अलग चीज़ बनती है। ठीक है, तो और उसके साथ साथ में क्या प्रोड्यूस होती है बेटा जी, एनर्जी, उसे ही बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो अब पहला ऑप्शन क्या है, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता है, रेफ्रिजरेटर में नहीं होता है, बैटरी में नहीं होता है। पीछे कौन बच गया, पीछे बच गया सूर्य। ठीक है बच्चों, अब सूर्य में क्या होता है, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये क्या है, एक हाइड्रोजन के, ये क्या हाइड्रोजन के समरूप है। ठीक है, तो अब ये दोनों का फ्यूज़न होगा, फ्यूज़न होके और ये क्या बनाएंगे, हीलियम। हीलियम बना साथ में क्या एनर्जी प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर सन चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यही वो क्वेश्चन है जो अपन ने पहले बात की थी, बीटा 6 में उत्सर्जित कण कौन सा होता है। बीटा 6 नॉर्मली तो अपन को याद रखना है, बी माइनस ही निकालना है। ठीक है, अगर ये मेंशन नहीं करेगी बीटा प्लस या माइनस, तब तक तो अपन को प्रायोरिटी देती है बीटा माइनस को। ठीक है, अगर बोल रहा है कि बीटा प्लस 6 हो रहा है तो फिर उसको पार्टिकुलरली बीटा प्लस में, जब क्वेश्चन में बोल रहा है कि बीटा 6 उससे जो होगा, तो इसका अपन देखते हैं कि अब बोल क्या रहा है, कौन सा कण है। तो हीलियम नाभिक नहीं बच्चों, हीलियम भी नहीं है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो कतई ही नहीं होगा, पीछे बचा है इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें देख लेना, आप पूरा इसको पढ़ लेना और ये थोड़ी चैन भी देख लेना इसकी। ठीक है, तो इसका आंसर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा और ढंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शुद्ध अर्धचालक को क्या कहा जाता है।
शुद्ध अर्धचालक क्या होता है, उसके लिए आपको ये सारी चीज़ पढ़नी पड़ेगी। इसमें सारा थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल बच्चों कुछ है नहीं, समझाने लायक कुछ है नहीं। आप ये जो पढ़ोगे इससे आपको याद भी होगा, समझ में आ जाएगा। अब इंट्रेंसिक और एक्जेंट्रिक ये आपको इस, अब इम्प्योर सेमीकंडक्टर रहता तो उसके अंदर अपन को बाह्य रह जाता, उसका आंसर ये चला जाता। लेकिन इसका क्या है, प्योर है, प्योर सेमीकंडक्टर, तो इसका आंसर भी चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बच्चों आप छठी क्लास से देखते आ रहे हो। सिलिकॉन किस समूह से संबंधित है। आप सोच रहे हो कि सर ये तो क्वेश्चन बड़े सिंपल है, ये क्या काम आएंगे, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन बड़े सिंपल है, जितनी सिंपल है उससे कई गुना इम्पोर्टेंट है बच्चों। अपन को अब क्या देखने चलता है, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब अपन के जो एग्जाम में काम आएगा, चाहे सिंपल हो, एक नंबर ये भी देके जाएगा, एक नंबर वो भी देके जाएगा, बड़े वाला हो सकता है आप गलत कर दोगे, ठीक है, उसमें आप माइनस एक भी ला सकते हो, गोल गोल अंडा भी ले सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन एक नंबर दे के जाएगा। तब आपने नॉर्मल पढ़ा होगा, काशी गए संत प्रभु, तो उस वाला वही है सिलिकॉन, ठीक है, ये SI वाला। तो अब ये कहाँ है, सिलिकॉन किस ग्रुप से संबंधित है, तो 13 से नहीं, 13 में भी नहीं है, 15 14, तो 14 में चला जाएगा, 14 इनकी भी आंसर चला जाएगा इसका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी प्रकार के अर्धचालक बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं। तो अब पी यानी कि पॉजिटिव से ध्यान रखना अपन बच्चों, अपन को एक ट्रिक से लेना है, ठीक है, ये चीज़ें ट्रिक से। तो दूसरा कौन सा होता है, एन यानी कि नेगेटिव से ध्यान रखना, होता नहीं है लेकिन अपन को क्या है कि एक ट्रिक रहती है हर किसी चीज़ की। अब पी से क्या रहेगा, पी यानी कि हॉल, पी से हॉल अपन को याद रखना है। अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें। अब चलिए अपन क्वेश्चन पे आते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नहीं बच्चों, इलेक्ट्रॉन तो एन में हो जाएगा, न्यूट्रॉन तो होता भी नहीं है, प्रोटॉन होता भी नहीं है, तो पीछे रहा हॉल्स, ठीक है, इसका आंसर चला जाएगा बी। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पीएन जंक्शन जो रहता है अपन डायोड के अंदर, पीएन जंक्शन के अंदर डायोड किस अवस्था में कंडक्ट करता है, मतलब आगे फ्लो करवाता है चीज़ को, किस अवस्था में करवाता है, तो रिवर्स बायस में नहीं, रिवर्स बायस में नहीं है, फॉरवर्ड बायस में, हाँ फॉरवर्ड बायस में रहेगा। फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन कंडक्ट कराता है, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करवाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, ए। ये चीज़ें ज़रूर देखना आप इस बोर्ड की, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, जितना सिंपल है बोलता हूँ उतना भी अपन के लिए वो रहता है बड़ा ही इम्पोर्टेंट। तो अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, LED स्टैंड फॉर, LED का पूरा नाम बताना है, ठीक है, तो पूरा नाम क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी LED बनती है, लाइट एनर्जी डिटेक्टर, तो उसका भी LED बनता है, लेकिन आंसर क्या देना है, लाइट इमिटिंग डायोड। 24 क्वेश्चन जितना सिंपल है उतना भी इम्पोर्टेंट है, ये तो हमेशा बोलते आ रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, चाहे हो सकता है आपके लिए सिंपल, लेकिन एग्जामिनर इसको इम्पोर्टेंट समझ के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सतर्क रहिए, एक बार पढ़ के जाइए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा लॉजिक गेट इनपुट के ऑपोजिट आउटपुट देता है। तो अपन ने ए अगर डाला है 0, तो इसका अपोजिट लेना है 1, 1 होएगा। ए अगर डाला है 1 और इनपुट निकला है अपन का, नहीं इनपुट 1 दिया है, आउटपुट 0 निकला है, तो ऐसा कौन सा गेट, एक ही गेट है जो नोट गेट देता है। ठीक है बच्चों, वही बात है, ये क्या पूछ रहा है, एंड गेट का आउटपुट 1 है केवल जब, अब एंड गेट का आउटपुट 1 कब होगा, कौन से कंडीशन में होगा, 0 0 में होगा नहीं, 0 1 में होगा नहीं, 1 और 0 में होगा, जिसमें ए है ए बी है, नहीं होगा इसमें भी, 1 और 1 में होगा, हाँ 1 और 1 में हो जाएगा। तो क्या है, दोनों इनपुट 1 होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर सी। अब फॉर्मूले एक इसमें ध्यान रखनी है अपन को, फॉर्मूले क्या ध्यान रखनी है, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। अब ये फार्मूला अपन को पढ़ना है, जिसमें ई क्या है, एनर्जी है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है। ठीक है बच्चों, तो इसमें की कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, फोटोन एनर्जी इज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिसमें समानुपाती होगी, यानी कि प्रोपोर्शनल, यहाँ डायरेक्ट, ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी होगी इसकी। ठीक है, इसका आंसर ये चला जाएगा एनर्जी की। यही तो है बच्चों यार, ये
इसमें प्लैंक कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है, सीधे बोलने में आ रहे थे पीछे, यहाँ समानुपाती लगा दो ने यार, फिर आंसर चला जाएगा बी। हाँ जी बेटा जी, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितना इम्पोर्टेंट है उससे कई गुना बेटर इसके अंदर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन को समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, इसको आधा कर दो उसका दोगुना कर दो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई देखने को मिलेंगे जो अपन को बड़े सिंपल लगते हैं, लेकिन वहाँ एग्जाम में जाके अपन बेटा हड़बड़ा जाएंगे। इसके लिए ये क्वेश्चन अभी से कर लो, ठीक है। किसी कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य दुगनी कर जाती है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य 2 टाइम कर जाती है, कब? जब संवेग दुगना होता है। नहीं बच्चों, संवेग दुगना होगा तो ये दुगनी नहीं कर जाएगी, संवेग आधा हो जाएगा, संवेग आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा मतलब बटा दो ऊपर चला गया तो दुगनी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इसका आंसर ये जाएगा, संवेग आधा हो जाएगा, तो आंसर बी। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 1 ईवी की वैल्यू पूछ रहा है। 1 ईवी से पहले ये पढ़ लेना आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 ईवी की वैल्यू रहती है 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल, ठीक है बच्चों। तो आंसर फर्स्ट। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अब ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में क्या चौंकाने के लिए ऐसे कर लेता है 10⁻19। अच्छा 10⁻19 है, बाकी सब अलग अलग है, दोनों में 10⁻19 दे दिया अपन ने, ये चिपका दिया, फर्स्ट में रख दिया, सेकंड में रख दिया, ऐसे भी गलती हो सकती है। तो 1.6 ये भी देख लेना, ठीक है बच्चों, जो कि ये गलत रहेगा ये सही रहेगा। हाँ बेटा जी, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्रोवाइड कराया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। इसमें आपके सामने सब पड़ा है, फॉर्मूले आपको कहो तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में करके ज़रूर बताना है, ठीक है बच्चों। आपको यहाँ तक सॉल्व करके दे देता हूँ, अब तो मेरे को आंसर बता ही दो यार, क्या जाएगा? सी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन परमाणु में उच्च कक्षा से निम्न संक्रमण करते पर होता है, ठीक है। तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करने पर, तो ऊर्जा का उत्सर्जन कैसे होगा? तो जब ये टोटल एनर्जी निकालेंगे E2 माइनस ये सेकंड की माइनस E1 ये फर्स्ट की, तो एच न्यू आ जाएगा। तो इसका आंसर सीधे ऐसे दे सकते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू। आपने पहले भी पढ़ा है, ई समानुपाती किसके रहता है? न्यू के, ठीक है। एनर्जी बढ़ने पर न्यू भी बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे नहीं, सॉरी, न्यू बढ़ने पर एनर्जी बढ़ेगी, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तब ये होगा, इसका आंसर चला जाएगा बी। हाँ प्यारे रसगुल्लो, अब वो चीज़ें बची आपके लिए जो बड़ी इम्पोर्टेंट और इस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली है, तो उस चीज़ों को हम लास्ट स्लाइड पे लेके आए हैं। वो चीज़ों का आप एक बार गौर से देखिए और इस चीज़ों पे आपको प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं देखने मिलेगा। और हमारे ओजी चैनल को आप फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। ये मैं नहीं कहता कि आप फालतू की कीजिए, मैं ये ज़रूर कहता हूँ आप इम्पोर्टेंट आपका कमेंट कीजिए। लाइक वाइक सब कराना ये अपन का काम नहीं है, ठीक है बच्चों। आप बस कमेंट करके बताइए कि इस चीज़ में आपको कहाँ गड़बड़ी लगी, आपको कौन सा क्वेश्चन दोबारा समझाया जाए, किस लेवल के क्वेश्चन आपको लाया जाए, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको गौर फरमाइए और बहुत अच्छे ढंग से बच्चों तैयारी कीजिए। आपको आपका दिन शुभ हो। चलिए हम बचते हैं।